अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव्स को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स होते क्या क्या हैं, इनके टाइप्स क्या क्या हैं, इनके एडवांटेजेस, इनके यूजेज, इनके बारे में मुकम्मल डिटेल। डेरिवेटिव्स इकोनॉमिक्स के अंदर तो हम सिंपल डिस्कस करते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कि जी हम किसी का डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये वो डेरिवेटिव नहीं है, ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं। बेसिकली हमारी डिस्कशन फाइनेंशियल डेरिवेटिव से रिलेटेड है। डेरिवेटिव एक पूरी की पूरी मार्केट है, ठीक है। डेरिवेटिव्स मार्केट जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर सारा का सारा डेरिवेटिव्स डिस्कस हो रहे होते हैं। जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं, ये कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स होते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप इसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं, जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। ये एक पीस ऑफ पेपर्स होते हैं, बट इनके बिहाइंड कोई ना कोई एसेट, कोई ना कोई दूसरी चीज़ वर्क कर रही होती है, उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहे होते हैं। अब सिंपल सी डेफिनेशन इनकी यही है, डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग वेरिएबल और एसेट। ऐसे वेरिएबल या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी वैल्यू किसी और चीज़ पे डिपेंड कर रही हो, जिनकी अपनी कोई वैल्यू ना हो, किसी और चीज़ पे उनकी वैल्यू की डिपेंडिंग हो रही हो, उसे हम डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ कहते हैं, या डेरिवेटिव्स वेरिएबल्स कहते हैं, डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यूएशन डिपेंड कर रही होती है जो बिहाइंड एसेट है। फर्स्ट करो एक डेरिवेटिव है, उसके बिहाइंड अगर गुड्स पड़ी हैं, तो वो जो गुड्स हैं उसकी वैल्यू, उस जो उन गुड्स की वैल्यू होगी, उसी वैल्यू से हम डिफाइन करेंगे उस डेरिवेटिव को। डेरिवेटिव्स कई टाइप्स के हैं, कई चीज़ें हैं कि हम पहले उनके टाइप्स की डिस्कशन से पहले उनके बारे में मज़ीद बात करते हैं कि डेरिवेटिव्स किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड्स कर सकते हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के ऊपर डेरिवेटिव्स डिपेंड करते हैं। आप क्या करते हो कि डेरिवेशन करते हो, कैसे करते हो? आप ये कहते हो कि जी मैं ये चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ बाई करना चाहता हूँ, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपने किसी बैंक से लोन लिया, आपने बैंक से कर्जा लिया, लेट अज्यूम 10% के ऊपर, शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है। कुछ अर्से बाद आप दोबारा उसे रिन्यू करते हो, कुछ अर्से बाद दोबारा रिन्यू करते हो, कभी आपको 10% पे मिलता है, कभी 11% पे, कभी 9% पे। आप कहते हो यार ये चेंज होता रहता है, मुझे कोई ऐसा चाहिए फिक्स इंटरेस्ट रेट, लॉन्ग टर्म मुझे चाहिए 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, तो मैं इस पर फिक्स इंटरेस्ट रेट के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अब आप उसे जब फिक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे के अंदर आप क्या करते हैं, फिक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए आप अब उस लोन के बदले में, वो जो आपका शॉर्ट टर्म लोन था उसके बदले में लॉन्ग टर्म लोन आपने लेना है। आप क्या करते हैं, किसी और आदमी को तलाश करते हैं जो आदमी जो ये जो लॉन्ग टर्म लोन है वो सेल आउट करना चाहता हो और उसे शॉर्ट टर्म चाहिए हो। मतलब किसी दूसरे आदमी को देखते हैं जिसे जो शॉर्ट टर्म लोन लेना चाहता हो और वो पहले लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर हो। आप क्या करते हो, अपनी लोन की जो आपके पास शॉर्ट टर्म लोन है वो उससे दे देते हो और उससे जो लॉन्ग टर्म लोन है वो ले लेते हो। अब ये आपके पास शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म आ गया, उसको लॉन्ग टर्म से शॉर्ट चाहिए था, वो शॉर्ट टर्म के ऊपर चला गया, दोनों की लोन, दोनों की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। ये जो आपने आपस में कंट्रैक्ट किया है कि भाई तुम लॉन्ग टर्म ले लो, तुम शॉर्ट टर्म ले लो, ये जो आपस में आपका कंट्रैक्ट है, ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव है ऑन द बेस ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू वही है जितने का लोन है। आपका शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन जितने का है उसके ऊपर इस फाइनेंशियल डेरिवेटिव की वैल्यू डिपेंड करेगी। ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स दोनों के दरमियान वो जो डीलिंग हुई है एक चीज़ की, उसके ऊपर डिपेंड है। सेकंड, फॉरेन एक्सचेंज रेट। आपने बाहर के मुल्क चीज़ें परचेज़ करनी थी, क्या अज्यूम आपकी कोई इंडस्ट्री है, आप बिज़नेस कर रहे हो, आपने सोचा कि मुझे यार फ्यूचर के अंदर आफ्टर 3 मंथ्स मैंने ये मशीनरी बाई करनी। ओके, ये मशीनरी की वैल्यू इतनी है, आपने कहा यार ये जो डॉलर है ये तो ऊपर नीचे जाता रहता है, तो मैं क्या करूँ। आप किसी के साथ ये कंट्रैक्ट करते हो कि जी मुझे 3 माह के बाद ये मैंने मशीनरी बाई करनी है, इस मशीन की वैल्यू अगर अज्यूम $10,000।
आप किसी बैंक के साथ या किसी भी आदमी के साथ या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ ये कंट्रैक्ट करते हो कि 3 माह बाद मुझे $10,000 चाहिए, कितने का दोगे आप? आज अभी 3 माह पड़े हैं, ये 3 माह पहले आप डिसीजन कर रहे हो कि 3 माह बाद चाहिए, 3 माह बाद पता नहीं डॉलर की क्या वैल्यू होगी। अब वो आदमी आपके साथ अभी तय कर लेता है कि ठीक है जी, मैं 10,000 में 10,000 आपको डॉलर दूंगा 3 माह बाद इस वैल्यू के ऊपर, या एज्यूम उसने आपको कहा जी मैं 150 के ऊपर दूंगा आपको, $150 के हिसाब से $1 दूंगा और $10,000 आपको मैं उस टाइम दे दूंगा। ओके हो गया जी। अब ये आपस में आपका और उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 3 माह बाद, 3 माह बाद क्या वैल्यू होती है? हो सकता है उस टाइम वैल्यू मार्केट के अंदर 155 हो, उसको लॉस हो जाए। हो सकता है मार्केट के अंदर उस टाइम वैल्यू 145 हो, मार्केट में 145 का बिक रहा हो, आपने उसके साथ 150 तय किया, वो आपको 150 में दे, उसको 5 का बेनिफिट हो जाएगा। तो ये उस टाइम होगा, लेकिन अभी 3 माह पहले आपका उसका डिसीजन हो गया कि हम जी ये काम करेंगे। तो अब ये जो 3 मंथ पहले आपकी और उसकी आपस में डीलिंग हुई है, जो कंट्रैक्ट हुआ है, ये जो कंट्रैक्ट है ये क्या है? ये भी एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। अब उस कंट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू उसके बिहाइंड जो फॉरेन एक्सचेंज आपस में आपने तय किया है कि $10,000 150 के हिसाब से, तो अब ये उस फाइनेंशियल डेरिवेटिव की वैल्यू होगी। इन रियलिटी उस फाइनेंशियल डेरिवेटिव की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी सारी की सारी वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है कि $150 ईच के हिसाब से $10,000 इसके ऊपर। द नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू सच एज अ स्टॉक इंडेक्स वैल्यू। फाइनेंशियल डेरिवेटिव की वैल्यू डिपेंड कर सकती है इंडेक्स वैल्यू के ऊपर। जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स हो गया, पाकिस्तान की बात करें KSE 100 इंडेक्स, KSE 30 इंडेक्स, KMI 30 इंडेक्स, आप किसी न किसी इंडेक्स बेस के ऊपर भी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को बेस कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। थर्ड है कमोडिटी प्राइस, किसी न किसी कमोडिटी के ऊपर। अब मेरी शुगर मिल रहा है जी, लेट्स अज्यूम मुझे 3 माह बाद शुगर चाहिए, शुगर केन चाहिए, ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ, किसी जो एक बहुत बड़ा फार्मर है, उसके बहुत ज़्यादा खेत है, मैं उसके साथ डिसाइड करता हूँ कि यार गवर्नमेंट जितना मर्जी के, ठीक है जी, तुम्हारा ये जो शुगर केन है ना, ये 3 माह बाद फसल तैयार हो जाएगी, ठीक है, तुम्हारा जितना शुगर केन है ये सारा का सारा मैं तुमसे बाई कर लूँगा। इसकी जो प्राइस है, लेट्स अज्यूम हमने तय करी कि जी ये जो प्राइस है ये मैं 2000 या 3000 या 1000 इस रेट के ऊपर आपसे जितनी भी आपकी फसल होगी वो सारी की सारी बाई कर लूँगा। अब कितनी फसल होती है ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर। हमारा अभी कंट्रैक्ट हो गया, तो ये कंट्रैक्ट क्या है? ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? उस कमोडिटी के प्राइस के ऊपर, उसकी स्टॉक के ऊपर। कमोडिटी कितनी होती, शुगर केन कितना निकलता। अभी भी आपके पंजाब के अंदर बहुत से इलाकों के अंदर ऐसा ये फाइनेंशियल डेरिवेशन चल रही है। वो कैसे होता है, गंदम है, गंदम पकने वाली है, ठीक है, कोई फसल है वो पकने वाली है, तो वो पहले ही जो ठेकेदार टाइप होते हैं वो पहले ही आपस में आपके साथ किसानों के साथ बातचीत कर लेते हैं कि अच्छा ये तुम्हारी फसल पकने वाली है, मैं इतने के हिसाब से ये तुम्हारी सारी की सारी फसल ले लूँ। किसान को क्या बेनिफिट होता है कि इससे पहले कि फसल पके उसे एक होता है यार मेरी चीज़ पहले बिक रही है, ठीक है जी, उसको ये बेनिफिट। और दूसरी साइड से क्या बेनिफिट, आपको पता है कि यार पता नहीं उस टाइम क्या हो, लेकिन मेरी बात हुई है, मुझे पूरे टाइम पर ये फसल मिल जाएगी। तो बाज़-औक़ात ये कमोडिटी के ऊपर भी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स डिपेंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट कॉमन स्टॉक। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि स्टॉक के ऊपर आप कर रहे होते हो, मर्जर होने वाला है, एक्विजिशन होने वाली है, ठीक है, आपने सोचा कि यार इस कंपनी के मैंने शेयर्स एक्वायर करने, 3 माह बाद, 2 माह बाद, 1 माह बाद, अभी से आपने उसके ऊपर कंट्रैक्ट कर लिया किसी से कि जी 1 माह बाद मैं आपके इतने शेयर्स बाई कर लूँगा। या स्टॉक मार्केट के अंदर आपने ये कर लिया कि जी इतने माह बाद मैं इतने जो शेयर्स हैं वो बाई कर लूँगा, इस कंपनी के उस कंपनी के, आपसे इतने शेयर्स खरीद लूँगा। ये क्या है? कॉमन स्टॉक। अब इसके अंदर ये जो आपस में आपका कंट्रैक्ट हुआ है, ये किस चीज़ के ऊपर बेस कर रहा है? उन कॉमन स्टॉक के ऊपर। अदर बहुत सी और भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स डिपेंड्स करते हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स बेसिकली इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं, ये दूसरी चीज़ों पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ये एक किस्म का कंट्रैक्ट होता है
एक मुआहदा होता है, एक बातचीत होती है जो दो पार्टीज़ के दरमियान होती है, और उन दो पार्टीज़ के दरमियान जिस बेस के ऊपर बात हो रही होती है, उस बेस की क्या वैल्यू है, वही इन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू होती है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के अंदर हम एक चीज़ कंटिंजेंट क्लेम्स का वर्ड भी यूज़ करते हैं। कंटिंजेंट क्लेम्स क्या होते हैं, इसको भी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। कंटिंजेंट क्लेम्स में क्या होता है कि बहुत सी कंपनीज जो उनके कंटिंजेंट क्लेम्स होते हैं, जो किसी खास वक्त के ऊपर जो क्लेम्स उनके ऊपर ड्यू होने होते हैं, वो उन जिम्मेदारियों को, उन ओब्लिगेशंस को किसी और के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल्स कंपनीज की एग्जांपल दूं तो मोबाइल्स कंपनीज क्या करती हैं, अगर जो सैमसंग है, सैमसंग जो कंपनी है वो मोबाइल बेच रही है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर वो मोबाइल बेच रही है। अब उसका जितना भी जो भी वारंटी क्लेम होगा, सैमसंग ने अगर कंज्यूम अपने सेंटर नहीं बनाए तो उसके मोबाइल की जो वारंटी होगी वो यहाँ पे किसी लोकल डीलर के साथ डील करेगी कि भी हमारे मोबाइल्स आप सेल आउट करो, ठीक है जी, इसके ऊपर जो वारंटी क्लेम आएगा वो सब कुछ आप क्लेम करोगे, आप उसे डील करोगे, हम आपको मोबाइल इतने में देंगे। वो कंपनी क्या करती है, वो सैमसंग वालों से पैसा लेती है, ठीक है, यहाँ उनसे सस्ते मोबाइल लेके उनके मोबाइल सेल आउट करती है, और बदले में सारे के सारे उनके जो मोबाइल्स की डीलिंग्स है, उनकी जितनी भी वारंटी क्लेम होता है वो सारे का सारा फुलफिल करती है। अब ये वारंटी क्लेम क्या है, ये कंटिंजेंट क्लेम्स है। इनको कौन फुलफिल कर रहा है, इनको टोटल को, इन ये जो टोटल आपका कंटिंजेंट क्लेम्स है, जो वारंटी क्लेम्स है, उनको एक दूसरे के साथ स्वैप कर लिया जाता है, उनको मुआहदा कर लिया जाता है कि मेरी जगह पे आप करोगे। Xiaomi, रेडमी मोबाइल, उनका पाकिस्तान में कोई भी बेसिक स्टोर नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स है, ठीक है जी। अब कितना वारंटी का सारा क्या चल रहा है, एक वो टैक्स सीरत वाला है, कोर है, उनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आप हमारे मोबाइल्स, ठीक है जी, आप लोग ये सेल आउट करो, ठीक है, जितने भी क्लेम्स आएंगे आपने उनको डील करना है, ठीक है, बदले में इतने पैसे या ये चीज़ हम आपको देते जाएंगे, ठीक है, वो खुद निकाल गए। तो ये अब क्या, ये फाइनेंशियल डेरिवेशन है कि हमारे जितने भी क्लेम्स, क्योंकि देखो कोई कंफर्म नहीं है, हो सकता है एक साल में मोबाइल ज़्यादा ख़राब हो, एक साल में कम हो, ठीक है, तो जितने मोबाइल ख़राब हो गए, जितना वर्क हुआ, उतनी ही वैल्यू हो जाएगी उन डेरिवेटिव्स की, ठीक है। तो दिस द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इज डिराइव फ्रॉम अनदर वेरिएबल, ये किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, उनके अपने ऊपर नहीं कर रही होती। यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स के यूजेस क्या क्या हैं। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट जो है, टू हैच और इंश्योर रिस्क, दैट इज शिफ्ट रिस्क, कि आप अपने रिस्क को शिफ्ट कर देते हो। इसके अंदर बेसिक यूज हुआ है टू हैज, हैजिंग करना। फाइनेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, हैजिंग करना। हैजिंग में क्या होता है कि आप एक लिमिट लगा देते हो, आप अपने रिस्क को कम करने के लिए एक लिमिट लगा देते हो कि यार मैं मैक्सिमम इतना रिस्क लूँगा, मैं यहाँ तक जाऊँगा, जैसे हम हैजिंग कह रहे होते हैं। हैजिंग क्या है कि लेट अज्यूम शेयर्स की प्राइस है डाउन जा रही है, या अप जा रही है, या उसमें वेरिएशन आ रही है, कभी डाउन कभी अप, कोई भी सूरत हो, हम क्या करते हैं, एक लिमिट लगा देते हैं कि यार जी ये जो शेयर है, ये अगर 105 रुपये तक होगा और मिनिमम 100 तक होगा, 100 से 105 तक, 105 से ऊपर नहीं मैं इसे खरीदूंगा और 100 से नीचे भी नहीं इसको खरीदूंगा। 100 से जब 105 के दरमियान इसकी वैल्यू होगी तो मैं तब इस शेयर को बाय करूंगा। अब ये जो आपने रोल लिमिट लगा दी ना 100, ठीक है, ये हैजिंग में आता है। अपर लिमिट लगा दी, वो भी हैजिंग में आ गया। हैजिंग क्या है कि आप एक लिमिट लगा देते हो अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए। अब ऐसे में आप क्या करते हो, रिस्क किसी और के गले पे डाल देते हो, किसी और को दे देते हो, और मोस्टली वो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं जो आपकी जगह पे रिस्क लेते हैं, उनको कभी बेनिफिट हो जाता है, कभी लॉस भी हो जाता है। तो सबसे पहला इसका डेरिवेटिव का बेनिफिट हैजिंग है, टू हैज करना, कि आप जो रिस्क है उसे हैज कर लेते हो, उसे मिनिमाइज कर लेते हो। मुझे अगर यार ये मैं स्टॉक तो खरीद रहा हूँ, ये शेयर्स तो खरीद रहा हूँ, पता नहीं इन शेयर्स की कल को वैल्यू क्या हो गई, हो सकता है इनकी वैल्यूज डिक्रीज हो जाए, बहुत ज़्यादा मुझे लॉस हो जाए। मैं क्या करता हूँ कि भाई ये जो है ठीक है, ये चीज़ मैं खरीदूंगा लेकिन मिनिमम इतने के खरीदूंगा, इससे नीचे नहीं, ठीक है। दूसरी साइड से सेलर क्या होता है, जो बायर होता है वो क्या देखेगा कि अच्छा जी मैं मिनिमम इतने के खरीदूंगा, इससे नीचे चली गई तो मैं नहीं खरीदूंगा, इससे ऊपर चली गई तो मैं नहीं खरीदूंगा, ठीक है। लेट अज्यूम आपने किया कि जी अच्छा जी मुझे आपकी फसल पक रही है, गंदम की दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं,
आपका क्या जो गंदम पक रही है, अब क्या है जी, महीने बाद आपसे ये सारी जो गंदम पकेगी ये खरीद लूँगा, लेकिन वो क्या कहता है जी, लेकिन 2,000 से ऊपर नहीं खरीदूंगा, 2,000 तक अगर रेट हुआ तो मैं खरीदूंगा, अगर इससे महंगी उस टाइम गवर्नमेंट ने दे दिया तो फिर मेरा आपका कोई नहीं, फिर नहीं मैं खरीदूंगा। दूसरी साइड से जो सेलर होता है, जो बेचने वाला, जो किसान है, वो क्या कहता है फार्मर, कि भाई ठीक है, जितनी भी फसलें मैं आपको बेच दूंगा 2,000 तक ठीक हो गया, लेकिन 1,900 से नीचे मैं भी नहीं दूंगा। अगर गवर्नमेंट ने 1,900 से नीचे का रेट रखा तो फिर सॉरी, फिर मैं भी आपको नहीं दूंगा। अब ये क्या होगा, 1,900 से 2,000, ये दोनों अपनी अपनी साइड पे हैजिंग कर रहे हैं। वो 1,900 से नीचे नहीं जा रहा, वो 2,000 से ऊपर नहीं जा रहा, ये दोनों ने हैजिंग कर लिया, अपने रिस्क को मिनिमाइज कर लिया। अब रिस्क कितना है, जस्ट ये 100 रुपीज़ के दरमियान, 1,900 से 2,000 के दरमियान का रिस्क। वरना रिस्क ज़्यादा है कि पता नहीं गवर्नमेंट उस टाइम 2,200 2,500 कितना रेट दे दे, पता नहीं उस टाइम गवर्नमेंट 1,400 1,500 1,600 कितना दे दे रेट, तो उस टाइम मार्केट में महीने बाद पता नहीं क्या हो, आप उसको पहले ही वक्त से पहले कम करने के लिए आप क्या करते हो, उसके अंदर डिफरेंस कर लेते हो, डेट इज दी हैजिंग, कि आप एक लिमिट लगा देते हो, अपर लोअर लिमिट लगा देते हो। सेकेंडरी, टू रिफ्लेक्ट आवर व्यू ऑन द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, डेट इज टू स्पेक्यूलेट। स्पेक्यूलेशन के लिए भी आप ये यूज़ करते हो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। आप ये कहते हो कि यार मैं अगर आज इसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ कि भाई मैं महीने बाद तुमसे 2,000 की गंदम खरीदूंगा, तो आपको ये है कि यार गंदम की प्राइस उस टाइम 2,100 हो जानी, अब मैंने इसके साथ 2,000 की बातचीत तय की होगी तो मुझे उस टाइम 2,000 की ही मिलेगी, मुझे 100 रुपीज़ का बेनिफिट हो जाएगा, मुझे मार्केट से 100 रुपीज़ सस्ती मिल जाएगी। दैट इज़ द स्पेक्यूलेशन, अंदाजन लगाना। आपने अंदाज़ा लगाया, उस स्पेक्यूलेशन के लिए आपने ये हेजिंग यूज़ की, आपने डेरिवेटिव्स को यूज़ की। थर्ड है टू लॉक इन एन आर्बिट्रेज प्रॉफिट। आर्बिट्रेजियस जो होते हैं वो आर्बिट्रेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी ये काम करते हैं, ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं। आर्बिट्रेज मतलब शॉर्ट सेल बाय कर रहे होते हैं कि इधर से चीज़ खरीदी उसी टाइम दूसरी साइड पे बेच दी, उधर से खरीदी इधर बेच दी, वो चंद पैसों के अंदर, मिनिमम रुपयों के अंदर डीलिंग करते रहते हैं, कंटिन्यूसली डीलिंग करते रहते हैं। उसकी वजह से मार्केट एफिशिएंट रहती है, मार्केट वर्किंग में रहती है, मार्केट में अप डाउन चलता रहता है, ठीक है। वो इधर से चंद पैसों का प्रॉफिट हुआ, उधर से चंद का लॉस, ऐसे करते करते वो अपनी अर्निंग करते रहते हैं। ये आर्बिट्रेजियस होते हैं, और आर्बिट्रेजियस जो होते हैं वो भी आर्बिट्रेज प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं। टू चेंज द नेचर ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी, अब अपनी जो लायबिलिटी होती है या एसेट होता है उसकी नेचर को बदलने के लिए भी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को यूज़ करें। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी लायबिलिटी है, कभी आपने मोबाइल सेल किया तो उसकी वारंटी आपने क्लेम करनी है। अब आप क्या करते हैं, वो जो लायबिलिटी है वो किसी और को दे देते हैं, आप अपने पास कंटिन्यूस लगा लेते हैं कि जी मैंने एक साल का 10,000 जो रुपीज़ है वो मैंने साइड पे दे दी है उस आदमी को कि सारी की सारी वारंटीज तुमने क्लेम करनी, ठीक हो गया। अब वारंटी चाहे 12 की आए, चाहे 8,000 की आए, चाहे 25,000 की आए, चाहे आई ना, वो अगले बंदे की किस्मत। मैंने अपनी तरफ से एक फ़िक्स कर दिया, अपनी लायबिलिटीज़ को हेज करते हुए फ़िक्स कर दिया, रिस्क को मिनिमाइज कर दिया। तो ये भी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का एक इस्तेमाल। To change the nature of an investment without increasing the cost of selling one portfolio and buying another. आप क्या करते हो, जब एक पोर्टफोलियो आपने बनाया, उस पोर्टफोलियो को बेचकर कोई दूसरा पोर्टफोलियो आप मतलब गेन करना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, तो उसके दरमियान जो किसी किस्म का कॉस्ट का कोई डिफरेंस आ रहा है, किसी किस्म का कोई लॉस या प्रॉफिट के चांसेस हैं, उन सारों को मिनिमाइज करने के लिए भी आप फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को यूज़ कर रहे होते हो। आप ये कहते हो कि ये पोर्टफोलियो मैंने बनाया है, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि जी नेक्स्ट मंथ जो है मैं आपको ये पोर्टफोलियो सेल कर दूंगा, वो जो दूसरा पोर्टफोलियो है मैं उसे बाय कर लूँगा। अब आपने पहले ही आपस में डिसीजन कर ली, उन पहले ही प्राइस, क्वांटिटी, सारा कुछ आपने डिसाइड कर ली। दैट इज फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। इम्पोर्टेंस, फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स फेस फाइनेंशियल रिस्क दैट आर ग्रेटर देन एवर। आजकल ऐसा ही है, आजकल की अगर बात की जाए रियलिटी की, तो जितना रिस्क आजकल प्रिवेल कर रहा है इतना पहले नहीं था। 2007-2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसने बहुत ज़्यादा मार्केट्स को
डिस्टर्ब किया, तो आज का रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा। डेरिवेटिव मार्केट्स अलाउ पार्टिसिपेंट टू शेड और हैज रिस्क। हमने पहले बात की है कि रिस्क को हैजिंग करना, तो डेरिवेटिव मार्केट ने रिस्क की हैजिंग में बहुत ज़्यादा मदद दी है। अब आप रिस्क को मिनिमाइज कर लेते हो। डेरिवेटिव मार्केट्स अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू टेक रिस्क। स्पेक्यूलेट करना ये भी एक हो गया। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो स्पेक्यूलेशन की बेस पे ही अर्निंग कर रहे हैं, जिनका काम ही है स्पेक्यूलेशन करना, उसकी बेस पे बड़ी अच्छी अर्निंग वो कर जाते हैं। यूजिंग डेरिवेटिव्स अलाउज इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स टू क्रिएट पे ऑफ patterns that are compatible with their beliefs and degree of risk aversion at a low cost। देखो, एक आदमी है वो रिस्क अवर्स है, वो कहता है जी मैंने मैक्सिमम 5% का रिस्क लेना है, इससे ऊपर मैंने लेना ही नहीं। तो वो क्या करता है, वो 5% रिस्क के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल डेरिवेटिव लेता है, उतनी हैजिंग करता है, उतनी पे वो लगा रहता है। पहले उस आदमी को डर था कि यार ये रिस्क जो है ये 5% से बढ़ के 7 या 10% तक जा सकता है, वो इस डर की वजह से इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता था। अब उस आदमी के पास भी ऑप्शन आ गई है कि वो हैजिंग करे, हैजिंग के थ्रू अपने रिस्क को 5% पे मेंटेन कर देगा। जी मैं सिर्फ मैक्सिमम 5% का रिस्क लूँगा, मिनिमम 4% है या 3% है। अब उसे कोई टेंशन नहीं, उसे पता है कि यार मेरा रिस्क 5% से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये रिस्क अवर्जन के लिए भी एक बेनिफिट हो गया, वो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो रिस्क के इसके मैं डेरिवेटिव्स की बात जो अभी हमने की है कि डेरिवेटिव्स के यूजेस की, तो उसको ज़रा मैं अगर कंबाइन करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ नंबर 1 सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट के लिए डेरिवेटिव्स यूज़ होते हैं। आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं। सेकंड, इनकम जनरेशन के लिए जो स्पेक्यूलेटर हैं वो इसके थ्रू इनकम अर्न करते हैं, इन्हीं स्पेक्यूलेशन के थ्रू। ठीक है, वो क्या करते हैं कि ठीक है जी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 3 माह बाद ही आपको $10,000 150 के हिसाब से दे देंगे। अब वो स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि यार 3 माह बाद डॉलर की जो प्राइस है ना लोकल मार्केट के अंदर वो 150 से नीचे होगी, तो हम क्या करेंगे उस टाइम रेट अज्यूम, अगर उस टाइम 147 होगी, हम मार्केट से 147 का खरीदेंगे और इनको 150 का बेच देंगे, ₹3 ऑन ईच हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये स्पेकुलेशन बेस है, तो ये आप इनकम जनरेशन भी करती हो। और लास्ट के ऊपर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग भी आप कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग क्या है कि इन्हीं डेरिवेटिव्स की बेस के ऊपर आप बहुत से नए टूल्स, बहुत से नए इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप कर रहे होते हो। इन्हीं की बेस के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग के डिसीजन कर रहे होते हो, इन्हीं की बेस के ऊपर आप वर्किंग कर रहे होते हो। तो इसे हम फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कहते हैं। कुछ इंजीनियरिंग जो फाइनेंशियल टूल्स हैं उन्हें यूज़ करना।